अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में 5वीं मर्तबा सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। ये 5वीं मर्तबा है कि पाकिस्तान किसी भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और आज एक मर्तबा फिर शानदार सेंचुरी पार्टनरशिप बाबर आजम और रिजवान की ये 5वीं शराकत थी इनकी 100 रन्स की और ये एक रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट का। इस कैलेंडर ईयर में ये एक साथ एक जोड़ी के तौर पे 1000 रन से ज्यादा बना चुके हैं और आज इन्हीं की पार्टनरशिप थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान 45 रन से नामीबिया से मैच जीत गया। 190 रन का ताकुब था जिसमें 144 स्कोर किया नामीबिया ने। तो ऑफिशियली आज ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों के बीच इंजी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सिकू भाई हैं, सुहेल तनवीर हैं, मरीना है और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं मुश्ताक अहमद साहब। तो बड़ा ही ज़बरदस्त आज भी खेल पेश किया। शुरू में लग रहा था कि 10 ओवर में 59 है, क्या एक्सेलरेट कर पाएंगे या नहीं, लेकिन दोनों ने किया, बाबर आजम ने और फिर रिजवान ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कोई शक नहीं कि शुरू में विकेट मुश्किल था आज, और ये जिस तरह हम सुबह इंग्लैंड की बात कर रहे थे ना, आज पाकिस्तान के बैट्समैनों ने उनसे अच्छा डिस्प्ले किया बैटिंग का कि एक तो स्कोर 190 तक हो गया। वैसे मुश्ताक भी नजूमी है, इसने जिस टाइम 10 ओवर में 59 था तो इसने कहा कि 190 करेंगे, तो वो 190 कर गए हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के सब सारों से अच्छी कि बाबर ने और रिजवान ने ना, क्योंकि मुश्किल पिच थी लेकिन खड़े रहे कि टेम्परामेंट अपना लूज़ नहीं किया। जिस टाइम सेट हो गए ना उसके बाद फिर इन्होंने स्कोर बनाए। सारों से अच्छी चीज़ ये है कि जो हम जोस बटलर की भी बात कर रहे थे कि उसने शुरू के 10 ओवर आराम से खेले लेकिन उसके बाद हिटिंग की, इन्होंने भी बाद में ना उसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। आप पर बात करते रहे कि पहले 6 ओवर यूटिलाइज करने हैं और हमने पहले 3 गेम में और इस गेम में भी नहीं किया, लेकिन आज आपको लगता है कि विकेट मुश्किल था इसलिए खेलना पड़ा, या फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा एफर्ट करनी पड़ेगी कि 6 रन में आप रिस्क लें और स्कोर करने की कोशिश करें? शुरू में हमारी सारों की राय ये थी कि पाकिस्तान का आज का फैसला सही नहीं है पहले बैटिंग करने का। वो इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था और ये उस पर आके इन्होंने अमल किया, क्योंकि इन्होंने पिच कंडीशंस को नहीं देखा। क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता था इस पिच पे अगर अर्ली ऑन जिस तरह बीट हुए, अगर वहाँ कोई एक दो आउट हो जाते तो पाकिस्तान मुश्किल में आ सकता था। लेकिन फिर भी मैं क्रेडिट इन दोनों को दूंगा, इन्होंने वाला टाइम गुजारा क्योंकि मुश्किल पिच थी। जो आपका सवाल था ना, 6 ओवर यूटिलाइज़ नहीं किए क्योंकि उस तरह फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन इन्होंने इस कंडीशन के हिसाब से ये सही खेले कि विकेट नहीं दी उनको। तो जिस तरह विकेट हाथ में थी तो फिर इन्होंने बाद में उसका फ़ायदा उठाया। मुश्ताक अहमद साहब, आपको लगता है कि आज फैसला जो था बैटिंग का बहुत रिस्की था, या आप समझते हैं कि एक दिलेराना फैसला था कि ठीक है हम 3 दफ़ा चेस करके जीतते हैं तो आज हम टेस्ट करेंगे कि हमारी बैटिंग है और डिफेंड कितना अच्छा कर सकते हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, पहले जवाब देने से पहले ये देखें, ये मैं आप लोगों के लिए लेके बैठा हुआ हूँ। ये पिस्ता भी है, खरोट भी है, खमानी भी है, बादाम भी है और वो सारा कुछ है और रेवड़ियाँ भी हैं। अगर अली बैठे हुए हैं तो उनको कहें कि ये सच्ची मुच्ची के हैं, आपकी तरह आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है इसमें। अच्छा, मजे की बात ये है लाहौर से आए तो लेकर आए ना। मैं भी यही मेहमान नवाजी इतनी होती है दिखाने की हद तक। हाँ, मुझे मजा नहीं आया वहां से। दिखा दिए हैं हमारे लिए खास, सारे आप जाएंगे? नहीं लेके आऊंगा डेफिनेटली, जैसे सीकू भाई ने कहा लेके आऊंगा। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल में बैटिंग करना ऐसी मिनोज के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो छोटी टीमें होती हैं। उसकी रीज़न पता है क्या है कि आप इनको बॉलिंग से डिफेंड कर सकते हो। हाँ, पिच मुश्किल ज़रूर थी, मगर अगर इस टेस्टिंग टाइम के ऊपर बाबर ने और जो रिजवान ने बैटिंग की ना, इस कॉन्फिडेंस का, जब इस बैटिंग या ऐसी सिचुएशन में जब बंदा बैटिंग करके स्कोर करता है ना शहजाद, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल टोटली डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है उसका। वो इतना तगड़ा हो जाता है मेंटली, फिर उसको फ्लैट पिचों के ऊपर वो अपनी मर्जी से खेलता है। आज का ये जो ऐसी टीमों के खिलाफ, तो मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि बैटिंग पहले करके स्कोर डाला जाए, क्योंकि अगर देखें ना बैटिंग सेकंड होती और अगर उनका 130-40 होता और इस तरह की कंडीशन होती तो हमें चांस लेना पड़ना था और चांस लेते वो विकेटें गिर सकती थी। इस वक्त ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करते हुए पहले आप गेम को कंट्रोल कर सकते हो। आप 100, जैसे बटलर ने कहा था कि 120-130 रन कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट अगेंस्ट श्रीलंका उनके खिलाफ। तो आई थिंक ये जो ऐसी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ हमेशा बैटिंग पहले करनी चाहिए ताकि आप डिफेंड कर सके। और दूसरा, हम पाकिस्तान बाबर आजम को बहुत क्रेडिट देना चाहिए शहजाद। वो इतना अच्छा लीडरशिप कर रहा है, इतनी अच्छी प्रोएक्टिव डिसीजन कर रहा है कि जिसका आप उसके देख सकते हैं डिसीजन में अल्लाह ने उसमें इज्जत दे रहा है, उसको इज्जत और देता रहे। इसकी वजह पता क्या है,
उसी वक्त उसने 6 ओवरों में 25-30 रन जो भी जितने भी किए उन्होंने पैनिक नहीं हो रहे, बिल्कुल पैनिक नहीं हुए। और उसके बाद उसने देखा आज हसन अली को दूसरा ओवर करवा दिया है इस सीमिंग पिच के ऊपर। उसको पता था हसन अली को दूसरा ओवर कराने का मतलब है ये कॉन्फिडेंस देना कि मैं तुम पे रिलाई करता हूं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्लेयर को बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं। हसन अली ने पहले ओवर में विकेट भी लिया। बाबर ने आज 70 स्कोर किया, 79 स्कोर किया 50 बॉलों पर रिजवान ने। अब तक तमाम चीजें प्लान के मुताबिक गई हैं। इम्कान यही है कि पाकिस्तान इस ग्रुप में टॉप फिनिश करेगा और देखना यह होगा कि दूसरे ग्रुप में पाकिस्तान किससे मद्दे मुकाबिल होता है सेमीफाइनल में। आज हमने कोशिश की थी क्योंकि शोएब की बैटिंग नहीं आई तो हमने कहा उनको स्टूडियो में बुला लेते हैं शोएब मलिक को, लेकिन रहमान मलिक साहब आप कैसे आ गए? आगे से काल मुझे मिल गई, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं तो दो मलक साहब के दिमाग में आते हैं, एक तो शोएब मलिक है और दूसरे यकीनन आप समझते होंगे कौन से वाला। आपका क्या ताल्लुक क्रिकेट से? यार दूसरा कौन सा मलक बताओ जरा। सलीम मलक। नहीं देखे, मैं बड़ा खुश हूं जी। आज मैं आपको बताऊं उसकी रीजंस क्या है। एक तो नमीबिया को रहा है, ये वो टीम है जिसने हमें हाथी और शेर देने से मना कर दिया था। बदला लिया हमने उनसे, आज हमने उनसे बदला लिया एक। अच्छा, ये नाम मुझे अजीब सा लगा है नमीबिया, ये कोई बीमारी का नाम ज्यादा लगता है। जैसे का नाम है, उनके मुल्क का नाम है यार। हम जैसे कहते हैं ना ये शहजाद कुछ कमजोर लग रहा है, टेस्ट करा उसको, नमीबिया तो नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं ना क्रेडिट देना चाहता हूं इंजमामुल हक साहब को और मुश्ताक अहमद साहब को। मैंने कल इनका एनालिसिस देखा, क्या जबरदस्त इन्होंने एनालिसिस किया। इंजी भाई ने यही बात कल देखा था या सुना था? नहीं, मैं आपको टीवी पर देख रहा था। अच्छा, आपने यही बात कही थी कि इनको जो है वो पहले टाइम लेना चाहिए, स्टार्ट में नहीं करना चाहिए स्कोर। फिर इसी तरह मुश्ताक अहमद ने देखें कैसे 190 की प्रेडिक्शन कर दी। जबरदस्त। ये दो अजीम खिलाड़ी तो हैं ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरा ख्याल है फाल निकालने वाले तोते हैं। इनकी प्रेडिक्शन गलत हो ही नहीं सकती। कमाल कर दिया इन्होंने, नहीं किया इन्होंने। ये इनका तजुर्बा है, एक्सपर्ट्स है, ये इनको पता है गेम कैसे खेला जाता है। तोते का फाल थोड़ी निकाला है इन्होंने। नहीं, लेकिन प्रेडिक्शन देखे ना बिल्कुल कर। बाबा जी बताएं, मेरे यहाँ औलाद होगी। मैंने कहा लग गया नहीं नहीं, ये प्रेडिक्शन नहीं, दोबारा पावर में आएंगे नहीं आएंगे? नहीं, पावर में तो हमने आने ही आना है। क्यों? आप देखें ना, लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं है। अब मुझे बताएं, बिजली के इतने बड़े जो बिल आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप दोबारा पावर में आएंगे कभी। नहीं, आप मुझे बताएं, बिजली के इतने बड़े जो बिल आ रहे हैं, इससे हमारा दौर अच्छा नहीं था। हमारे दौर में बिजली ही नहीं थी, बिल भी नहीं था। लेकिन देखें, ये क्रेडिट मेरी तरफ से मोबाइल आपको। ओ मेहरबानी। नहीं, मोबाइल मुझे ना दिखाएं, मैं ऑफ कर दूंगा। मैं मोबाइल साहब देखें, एक बात तो है कि ये वाले आसिफ तो फॉर्म में आ गए, बड़ा जबरदस्त उन्होंने 2 मैचेस जिताए। वो वाले आसिफ भी फॉर्म में आ गए फॉर्म में, पक्की बात है। यस ऑफ कोर्स बेबी, 100% होमवर्क हो गया। अब इमरान खान अगर आप देखें ना, हमें अब कहता है टीम बी, समझ रहे हो? टीम बी। बोला आसिफ अली के बाद दूसरी आसिफ अली की बारी है। दूसरे आसिफ अली जरदारी की बारी है। एक जरदारी सब पे बारी। चलें जी, देख लेंगे कि सियासी मैदान में क्या होता है। जरा सिकू भाई, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में ठीक फैसला टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का, और जो बैटिंग स्टाइल था आप मुतफिक है ठीक था, इसी तरह का स्टार्ट हो सकता था 10 विकेट? देखिए, शुरू में थोड़ा सा हम लोग वो थे, इसलिए कि प्लेइंग एंड मिसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, टाइमिंग नहीं हो रही थी। मगर इन सारों का, एक्सपर्ट्स का यही ख्याल था कि 10 ओवर के बाद आप देखिएगा चेंज होगा। वो ट्रेंड चेंज हुआ। बस मुझे अफसोस एक खुशी इस बात की है कि हफीज़ ने रन कर दिए और 32 रन किए 16-17 गेंदों में। मगर फ़कर का ना स्कोर करना थोड़ा सा मतलब अलार्मिंग है, कि इसलिए कि उसकी पोजीशन बड़ी क्रिटिकल होती है वन डाउन की। अगर खुदा ना करे ऊपर से टॉप पे हमारा कोई जो इस वक्त सेटल्ड प्लेयर्स हैं वो 19-20 पे, तो उसके ऊपर लोड आएगा। अच्छा शहजाद, मैं चाह रहा था सिकंदर भाई से ये कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ, थोड़ा सा आप एनालिसिस, तजिया, तबसरा जरा आप डेविड विजे पे भी कर दें। मैं चाहता हूँ डेविड विजे का भी कैरियर तबाह हो जाए। क्यों? सिकंदर बात के तजिए के बाद कैरियर तबाह हो जाती है। अब तो ये बदवा होती है, जो बच्चा नाफरमान हो ना, माँ कहती है जा तेरा बेड़ा गर्क हो, तू क्रिकेटर बने, तेरे ऊपर सिकंदर बात तब सरे करे। चलिए मरीना रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे उनको आप? मैं क्या नहीं, वो जानते हैं कि ये बात सच है। मेरे ख्याल में आपको इनको तबसरा करना चाहिए। मैं आप पे तबसरा कर सियासी तबसरे शुरू कर दें आप। नहीं, खसूस इन पर। और वो जिस तरह बैठे हुए हैं, मुझे इस वक्त भी लग रहा है इनको तबसरा आया हुआ है, कुछ करना चाह रहे हैं एनालिसिस। तबसरा
अच्छा जी, गेम पर वापस आते हैं मनीरा। वाकई जॉस बटलर ने कल बताया कि कैसे खेलना चाहिए अगर आप फंस रहे हो, और आज हमारे दो बैट्समैन ने ये करके दिखाया। फिर पॉजिटिव बात ये कि हफीज ने 32 रन बनाए, तो एक कैमियो बड़ा इंपॉर्टेंट उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितनी भी तारीफ की जाए बाबर और रिजवान की, ऑब्वियसली बहुत दफ़ा ऐसी कंडीशंस में खेल के निकले हुए हैं। उन दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, और सबसे अच्छी जो पार्टनरशिप अगर सक्सेसफुल होती है उसकी रेशो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है। अगर आप दोनों को देखें तो दोनों के स्ट्रेंथ एरियाज बहुत डिफरेंट है। तो बॉलर के लिए ये सुहेल पे आपको बता सकते हैं कि आसान नहीं होता। रिजवान काफ़ी डोमिनेट करते हैं लेग साइड पे, बाबर जो है कवर और ऑफ साइड पे करते हैं। तो ये भी एक अच्छा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि दोनों की स्ट्रेंथ एरिया जो है वो डिफरेंट है, इससे भी पार्टनरशिप जो है वो डेवलप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुहेल भाई, क्योंकि आज आखिरी ओवर में 4 जो चौके मारे रिजवान ने वो ऑफ पे थे। उससे पहले ये चौथी इनिंग थी जिसमें उन्होंने कोई 4-5% स्कोर किया ऑफ पे, और एक बाउंड्री भी नहीं थी उनकी। तो डोमिनेट करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये उनकी कोई वीकनेस है आपके ख्याल में, या बॉल नहीं मिल रहा इसलिए वहाँ नहीं खेल रहे? देखिए, रिजवान के लिए आज आइडियल पिच था, ये मैंने शुरू में भी बोला था, क्योंकि ही लाइक्स बॉल कमिंग ऑन द बैट। तो पहले जितने भी हमने मैचेस खेले थोड़े स्लो एंड लो पिचेस थे। आज अर्ली ऑन यस बॉल थोड़ा सीम अराउंड कर रहा था। इंजी भाई ने बड़ा अच्छा बोला कि वो लकी कि वो 3-4 बॉलें प्लेन मिस हुए, उसमें कोई एक लग जाता तो सिनारियो डिफरेंट हो सकता था। बट देन उनको पता था कि 5-6 ओवरों के बाद जब स्विंग ख़त्म होगा तो उनकी बॉलिंग में इतनी जान नहीं है, मतलब उनके पास ना इतनी ज़्यादा वेरिएशन थी, ना कोई डेथ बॉलर थे, ना कोई एक्सट्रीम पेस वाला बॉलर था। तो उनको पता था कि हम कब कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अर्ली ऑन उन्होंने सी ऑफ किया, वो जो थोड़ी सी मूवमेंट हो रही थी, बाबर और रिजवान दोनों ने दे बैटेड वेल, एंड देन वी ऑल न्यू कि उसके बाद हम सब का यही ख्याल था कि 10 ओवर के बाद रन्स बनना आसान हो जाएंगे। रिजवान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहले 2-3 मैचेस में उसने लंबे रन्स नहीं किए हुए थे, नॉर्मली जो वो करता है। मतलब 20-25 वाला प्ले नहीं, वो हमेशा हम उसको देखते हैं 50 रन से ऊपर रन करके देता है। 50 अगले 2 मैच तो हाँ जी, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि रिजवान का जो है वो लंबे रन्स करना। आज उसने भी 79 किया, और उन्होंने दिखाया कि मतलब वो बड़ी हिट लगा सकते हैं, 4 छक्के मारे आज। देखिए, वो पावर हिटर नहीं है, बट वो गैप्स को यूटिलाइज करता है। आपने आज भी देखा, आपने जो बात की, उन्होंने 22-24 रन आखिरी ओवर में किए, उसमें उन्होंने गैप्स को जो है वो टारगेट किया। उनको पता था कि कहाँ वो चौके मार सकता है। वो छक्के मारने वाला बैट्समैन नहीं है, इम्प्रोवाइज करता है, गैप्स को यूटिलाइज करता है और चौके मारने की तरफ जाता है। तो हर बैट्समैन की अपनी स्ट्रेंथ होती है। आई थिंक कि फुल क्रेडिट टू बाबर एंड रिजवान। डिफ़िकल्ट कंडीशन थी, हम सब थोड़ा जैसे कहा कि थोड़े घबरा गए थे अर्ली ऑन के यार डिसीजन, शायद मुझे अभी भी लगता है कि वो डिसीजन थोड़ा सा हमने अपने आप को मुश्किल में डाला था। बट आई गेस कि उनका माइंड सेट ये था कि अपने आप को चैलेंज करें, क्योंकि कोई प्रेशर तो था नहीं रिजल्ट का हमारे ऊपर। तो दे वांटेड टू चैलेंज देमसेल्फ कि बैटिंग को भी मुश्किल सिचुएशन में डाल के और बॉलिंग को भी थोड़ा प्रेशर में डालें। हसन अली जैसे मुश्ताक भाई ने वो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं यही सोच रहा था कि अब दूसरा ओवर इमाद से ही करवाएंगे या फास्ट बॉलर को लेके आएगा, एंड ही डिड एग्जैक्टली। आई थिंक दैट वाज ट्रेमेंडस डिसीजन, क्योंकि हसन अली जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। नए बॉल पे आपको थोड़ी जब सी मूवमेंट हो रही हो तो यू हैव चांसेस टू गेट विकेट। वही हुआ, हसन ने पहले ओवर में वो विकेट ली, ओवर भी मेडन किया, मेरे ख्याल में 1 रन पे ओवर किया शायद। तो वो जो है ना एक टोन सेट करता है हसन एज ए बॉलर, एज ए इंडिविजुअल जो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके लिए टोन सेट की उस ओवर ने। और फिर आपने देखा कि थ्रू आउट उसने अच्छी बॉलिंग की है। तो ये हसन अली का फॉर्म में आना, और जैसे सिकू भाई ने बोला हफीज़ का वो कैमियो, वो हमारे लिए एज ए टीम, पाकिस्तान टीम बड़ा इंपॉर्टेंट था। और हफीज ने भी आज कोशिश की कि गैप्स में निकालने, एक स्मार्ट क्रिकेट खेले रादर देन पावर। देखिए, हफीज हमेशा आके इंटेंट शो करता है। आप देखें वो पहले बॉल से ही हार जाता है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसका कैच अच्छा हो गया, बड़ा अच्छा शॉट मारा, हाँ जी, तो वो हमेशा इंटेंट शो करते हैं, ही प्लेस फॉर टीम। अच्छा, एक चीज नजर आ रही है इंजी भाई, विकेट जी शहजाद, रिजवान और बाबर ने ना आज बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोहली के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं माशाल्लाह से। एज अ कैप्टन बाबर ने सबसे ज्यादा रन्स कर दिए हैं, 50 कर दिए हैं। उनकी पार्टनरशिप मतलब हाईएस्ट 50 हो गई है एज अ कैप्टन बाबर आजम की। 1661 रन, 1661 रन स्कोर कर चुके हैं एक साल में रिजवान, और सिर्फ 4 रन पीछे है गेल का रिकॉर्ड है 1665 का। तो अगर 4 रन मजीद स्कोर कर दिए गेल से तो आगे निकल जाएंगे इस कैलेंडर ईयर में। और इंटरनेशनल T20s में 900 से ज्यादा रन कर चुके हैं रिजवान, तो यकीन बहुत सारे रिकॉर्ड कर दिए। अच्छा, ये भी कल इंजमाम भाई कह रहे थे कि इनको टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। क्या इंजमाम भाई की हम खिदमात कहाँ भूलेंगे? इंजी भाई आपको फुल, मैं आप पे कमेंट करने वाला हूँ, तो फरमाइए, दूर कीजिए, मैं भी फिर करूंगा। कमेंट नहीं बोले, बाउंसर मारने वाला अगर आप ना कहिएगा। जरा एक अगर आपकी इजाजत हो, बाबर आजम की बैटिंग देख लें, और सिकू भाई अगर इस पर आप तबसरा कर सकें कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी आज, क्योंकि उन्होंने आज
तेज खेलना शुरू किया था, बाबर ने फॉलो किया। इंडिया के मैच में बिल्कुल ऑपोजिट था कि दिखा सकें बाबर आजम के 70 रन जो आज उन्होंने बनाए। भाई ये हमने आपकी बैटिंग में भी देखा था, ऐसा लगता था कि वो एक आधा सेकंड एक्स्ट्रा मिलता था जब आप फास्ट बॉलर को खेलते थे। हर कमेंटेटर एक्सपर्ट ये बात भी करता था, वही नजर आता है बाबर आजम का भी जो फ्लो है, इजी टू द आई जिसको कहते हैं। नहीं, बाबर आजम तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है और जितना स्कोर इसने किया है, जो जिस तरह ये खेल रहा है पिछले 3-4 साल से, मैंने तो इतना स्कोर करते हुए किसी बैट्समैन को देखा नहीं है। क्योंकि जी मुसलसल इतना रन करना, क्योंकि जी खेलना, और मैं अब और देखो बैट्समैन की जो सी पीक है ना वो 30 साल के बाद आती है। सो अब बाबर आजम मेरे ख्याल में 30 साल का होने वाला है, तो इसकी पीक आएगी। इसकी बैटिंग में सिर्फ एक चीज़ है कि जितना बड़ा ये प्लेयर है ना, एक तो ये रिकॉर्ड मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे तोड़ सकता है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह अभी सीकू भाई भी कह रहे थे ना कि इसको 100 करना चाहिए, लंबे थोड़े स्कोर का, और सीकू भाई का असल मतलब ये था कि मैच को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है जी, मैच ख़त्म करके आए। तो बस सिर्फ इसमें यह है कि ये मैच जिस तरह इसने इंडिया के खिलाफ ख़त्म किया था ना मैच, इस तरह इसको जितना बड़ा ये प्लेयर है ना, इसको ये काफ़ी दफ़ा करना चाहिए। क्योंकि जी एक टूर्नामेंट में ना काफ़ी दफ़ा इसको इस तरह की इनिंग्सें खेलनी चाहिए। जिस टाइम ये 100 करेगा तो फिर सेकंड इनिंग्स में मैच फिनिश भी करना शुरू कर देगा। तो एक्सीलेंट प्लेयर है और 27 साल का भी, आप कहते हैं अब 27 साल का है। तो देखिए अब ये सारे ये विराट कोहली का कितना रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड टूटने शुरू हो गए अभी से। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसास है कि अगर ये अगले 10 साल खेल गया तो मेरे ख्याल में बैटिंग का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इसके हाथ से बच जाएगा। और अभी ऑलरेडी T20 में नंबर 2 पर है। आज की इनिंग के बाद देखते हैं कि कितने इनको मजीद पॉइंट्स मिलते हैं। मुश भाई, एक चीज हम देख रहे हैं कि विकेट्स में बड़ा फर्क है। एक विकेट होती है बड़ी स्पिनिंग, शारजा की तो खैर बहुत ही लो स्लो है। अबू धाबी में भी इससे पहले हमने ऐसी विकेट नहीं देखी जो आज साउथ अफ्रीका, उन्होंने रबाडा ने 3 विकेटें लिए, नोकिया ने 3 विकेटें लिए, यहाँ पे भी बड़ा सीम कर रहा था बॉल। ये आईसीसी किस तरीके से जज करता है कि आज क्या विकेट बनानी है, या जो नेचर होती है ग्राउंड की उसी के मुताबिक बनती है विकेट? मैच और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था उसमें भी सीम हुआ है। वो आपने क्रिस वॉक्स को जो उसने 3 आउट किए थे, ऊपर से उसने आके इंटरव्यू में कहा था कि आई ट्राई टू स्विंग द बॉल बट व्हेन आई डिसाइडेड कि स्विंग नहीं हो रहा तो मैंने फिर सीम मारना शुरू कर दी, और सीम वहाँ पे हो रहा था। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो फ्लैट पिचों की बुली है, वो फ्लैट पिचों पे लोगों को बुली करते हैं। मगर वो जैसे सीम हुआ उन्होंने गेम नहीं चेंज की जिसे पाकिस्तान ने, बाबर आजम ने उसने की। तो ये ग्राउंड में हर विकेट में, शारजा में आज देखें, शारजा में टोटली डिफरेंट होता है। लो स्लो आता है गेंद, आप स्पिन होता है, फंस के स्पिन होता है, आप विकेट के अंदर बॉल जोर से मारते हो गेंद फंसता है, वहां पे टाइमिंग आपकी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे आके देखते हैं, अबू धाबी में आके देखते हैं तो यहाँ पे सीम होता है, बॉल अगर आप ला के अच्छी जगह पे मारो तो आपकी टेक्निक एक्सपोज होती है। अच्छे प्लेयर ही इस विकेटों के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। और जो दुबई की पिच है वो थोड़ी सी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली भी होती है और बॉलिंग फ्रेंडली भी होती है। उस पिच को कह सकते हैं कि वो इवन स्टीवन है। बट आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो जो अबू धाबी की पिच है इसके ऊपर अच्छे प्लेयर ही स्कोर कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे लेटर ऑन के जो अच्छे प्लेयर होते हैं ना वो फिर अच्छी शॉटें मारते हैं। यहाँ पे बैट्समैनों को अपनी शेप को ज्यादा देर तक होल्ड करना की जरूरत होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिंगलों का बहुत रोल है। ये विकेट का मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आमतौर पे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, आप सबको ये पता होता है कि पहला सेमीफाइनल किस ग्राउंड पे होगा, और ग्रुप ए से अगर पहली टीम आएगी और ग्रुप बी से दूसरी टीम होगी तो वो एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे खेलेगी। अभी हम आपको दिखाएं, अगर अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी टीम किस ग्राउंड पे खेलेगी, यानी कि अगर ग्रुप ए में टीम नंबर 1 पे आती है तो वो नंबर बी ग्रुप की नंबर 2 से किस ग्राउंड पे खेलेगी। पाकिस्तान अगर टॉप भी करता है तो वो अबू धाबी में खेलेगा या दुबई में खेलेगा। ये चीज अभी तक आईसीसी ने डिस्क्लोज नहीं की इस टूर्नामेंट में। ऐसा होता नहीं आमतौर पे, आपको पता होता है कि पहला सेमीफाइनल किस ग्राउंड पे होगा और किस पोजीशन पे आप ग्रुप में फिनिश करेंगे तो आप उस ग्राउंड में खेलेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये क्यों होल्ड किया? मैं यही सरप्राइजिंग को देखें, अब ये फैसला किसका होगा कि पाकिस्तान एक अबू धाबी की विकेट पे खेलेगा या दुबई की विकेट पे खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए था कि हम नंबर 1 पे फिनिश करेंगे तो हमारा सेमीफाइनल किस ग्राउंड पे होगा, हम अगर नंबर 2 पे फिनिश करेंगे तो हमारा सेमीफाइनल किस ग्राउंड पे होगा। ये पाकिस्तान को पता नहीं है। एक और चीज मैं इन दोनों से पूछता हूँ, इसलिए पहले इसको तो डिस्कशन नहीं, मैं इस पर ही आ रहा हूँ कि ये जब होस्ट तो इंडिया है, मतलब मेजबान तो इंडिया है, वो तो आउट हो गया, क्या इंडिया का इन्फ्लुएंस होगा पिच बनाने पे या आईसीसी का? नहीं, ये इवेंट आईसीसी का है। ठीक है, क्रा आईसीसी कहीं भी सकता है लेकिन कंट्रोल आईसीसी का होगा। और मेरी समझ, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हमने नोट नहीं की थी पहले कि जी इन्होंने डिसाइड नहीं किया। हालांकि ये वाली चीज़ डिसाइड होती है कि जिस तरह एक राउंड की फर्स्ट जो सी पहले नंबर की टीम होगी वो दूसरे से खेलेगी, हर चीज़ डिसाइड होती है कि जी फाइनल कहाँ होना है, सेमीफाइनल कहाँ होने हैं,
तो अगर ये नहीं हुआ तो ये फ़र्क डाल सकता है कि जी आप कहीं भी किसी टीम को एडवांटेज मिल सकता है इसको। अब ये किस तरह होगा मैं चाहूंगा इस पॉइंट पे, क्योंकि हम अपने दूसरे पैनलिस्ट की भी राय लें, क्योंकि आमतौर पे ये टीम्स को पता होता है कि अगर हम ग्रुप पे टॉप पे फिनिश करेंगे तो हम कौन सी ग्राउंड पे खेलेंगे, सेकंड फिनिश करेंगे तो कहां खेलेंगे। इस पर ब्रेक के बाद के इस दफा आईसीसी ने ऐसा क्यों नहीं किया है, एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्लैरिटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान टॉप पे फिनिश करता है तो वो अबू धाबी में खेलेगा 10 तारीख को या दुबई में खेलेगा। तो हमारे जो नुमाइंदे हैं फैजान लखानी, उन्होंने भी कहा है कि ये डिसाइड हो चुका था और अगर पाकिस्तान सेकंड ग्रुप में यानी कि ग्रुप बी में फर्स्ट फिनिश करता है तो वो 11 तारीख को दुबई में खेलेगा। और जो B2 पे अगर पाकिस्तान फिनिश करता है, जिसके इम्कान है अगर पाकिस्तान रन रेट में भी पीछे रह जाए और अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस जीत जाए, तो फिर पाकिस्तान 10 तारीख को अबू धाबी में खेलेगा। तो ये फैजान लखानी ने अच्छा वाकई क्लैरिटी दे दी इस पर। रिजवान की ज़बरदस्त इनिंग थी। अब इसमें क्लैरिटी हो गई है भाई, जो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर टॉप पे फिनिश करता है तो दुबई में खेलेगा। कोई इस पे कंट्रोवर्सी या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप ही नहीं शुरू की, हमने तो कुछ नहीं बोला। मैंने बिल्कुल की, क्योंकि आप ही बोला, मुझे क्यों कह रहे हैं? मलक साहब मेरे को क्यों कह रहे हैं? मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आईसीसी की वेबसाइट पे अभी भी लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड, क्रिक इन्फो पे भी लिखा हुआ है टू बी डिसाइडेड। आमतौर पे ये लिखा होता है A1 वर्सेस B2, लेकिन फैजान ने हमें एक आईसीसी के ही वेबसाइट का एक दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें लिखा हुआ है। मैंने कहीं देखा था मगर मुझे अब याद नहीं आ रहा है। अब वो मैं देख रहा हूँ तो नहीं है भाई, आप जो मर्जी है कहें, मुझे तो इंडिया का हाथ इसके पीछे लगता है। मैं क्योंकि सिक्योरिटी आपके मुल्क की देखता रहा हूँ, आई कैन नॉट ट्रस्ट इंडिया, आई कैन नॉट ट्रस्ट। अच्छा बात सुने, डेविड वीजे वैसे कितना खुशकिस्मत आदमी है, कहीं भी जाना हो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता होगा। अबे का नाम है उसका। ऑपोजिशन आके कितनी जुगत की ठंडी हो जाती है आपकी यार। वैसे यार कमाल करते हो, मैं किताब लिख रहा हूँ, आप कह रहे हैं मेरी जुगत ठंडी हो रही है। किताब लिख रहे हैं आप? हाँ, मेरी किताब का नाम पता है क्या है? क्या? बांग ए मलक। वेरी फनी। अच्छा जी, सेंसोडाइन लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर सेंसिटिविटी, इसमें हम पूछेंगे कुछ ठंडे और गर्म सवालात अपने मेहमानों से। और पहले हम बात करेंगे इंडिया के मैच के हवाले से। कल बड़ा मुकाबला है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया। मुशी भाई से शुरू कर, भाई ने कहा था कि उनको लग रहा है कि इस ग्रुप से अफगानिस्तान क्वालिफाई करेगा, जिसका मतलब ये है कि इंडिया कल हार रहा है। मुशी भाई देखें, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि उनका देखें पहले मैच से ही पाकिस्तान के मैच के बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है ही नहीं है। आप देखें कि कैप्टनसी जो है वो अब विराट कोहली ने अपने इंटरव्यूज़ में आके कह दिया है कि वी नॉट प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट, वी नॉट प्लेइंग स्मार्ट क्रिकेट, वी नॉट ब्रेव इनफ। तो अब ये जो मैसेज जब कप्तान का ऐसे जाता है ना शहजाद, तो आप उसमें पता क्या होता है, पूरी टीम जो होती है ना वो गिर जाती है। आपने देखा 92 के वर्ल्ड कप में हम पूरे कोई मैच नहीं जीते रहे थे, एक दफ़ा भी इमरान भाई ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि वी नॉट प्लेइंग ब्रेव क्रिकेट, वी नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट। वो एक ही बात करते थे कि हम जीत सकते हैं। अभी भी इंडिया के अगर पास कोई दलेर अगर देरी से खेलने तो चांस तो अभी भी उनके पास है। मगर अफगानिस्तान को मैं जो इसलिए बैक कर रहा हूँ कि उनकी इन कंडीशन के ऊपर उनका टीम का बैलेंस बड़ा खतरनाक है। उनके जो स्पिनर हैं, अभी जाहिर खान जो लड़का बाहर बिठाया हुआ इन्होंने, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, अगर उसको खिला दें और एक फास्ट बॉल को और ड्रॉप करके चार स्पिनर्स के साथ चले जाएं तो ये तो और भी लीथल हो जाएंगे, क्योंकि इनकी बैटिंग पूरी है। इनकी बैटिंग नंबर 8 तक, नंबर 9 तक इनकी बैटिंग है। जो राशिद है वो नंबर 9 पे जाके बैटिंग करता है, ही कैन बैट ऑल्सो। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो, और वो मैच अपने बड़े कन्विंसली जीत रहे हैं, जो भी जीते हैं 2 मैच। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो अफगानिस्तान के पास बहुत चांस है इंडिया को मारने का। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए अफगानिस्तान का जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो भी 3 से ऊपर का है, जबकि इंडिया जो है वो -1.6 है। अगर हम टेबल दिखा भी दें ताकि लोगों को भी क्लैरिटी हो जाए कि पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन क्या है, दूसरी टीम्स की क्या पोजीशन है। इंजी भाई, कल क्या होने जा रहा है? अफगानिस्तान आपको लगता है हरा देगा इंडिया को? देखिए, एबिलिटी तो है उसमें कि जी हरा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया प्रेशर से चला गया बाहर। वो सिर्फ इसलिए कि जी इंडिया 95% टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब खुल के खेलेंगे, ठीक है ना। अब उनके, और देखो, अगर उनके पास सिर्फ एक चांस है कि अगर उन्होंने जीतना भी, खाली जीत भी उनके काम नहीं आती, जिस तरह ये रन रेट दिखाया ना, जीत भी खाली उनके काम नहीं आती, अच्छे मार्जिन से जीतना। कल देखना वो आके ना अटैक करेंगे, या सिंपल स्टेट मैच हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल हार के चले जाएंगे, स्टेट अवे हार जाएंगे। वरना ये है कि ये अफगान वालों को फेंटा दे देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि जी इनको स्पिनरों से, अगर इंडियंस अच्छा खेल रहे हो तो इनको स्पिनरों से फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इनको नहीं राशिद खान या आप ये कहेंगे जी वो बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। एक तो वो आईपीएल में खेलते रहते हैं, नॉर्मल तरीके से खेलते रहते हैं। इंडिया डेंजरस हो सकता है क्योंकि जी हमने 2 मैच इंडिया ज़रूर हारा है, लेकिन अगर हम उसको बिल्कुल ही अगर आउटसाइड कर दें ना, क्योंकि जी अब उनकी टीम कुछ भी नहीं है तो अब वो बिल्कुल नहीं है, अब वाली पोजीशन उनकी निकल गई है क्योंकि जी जो उनके साथ होना था वो हो गया और उनको पता भी है कि अब हमारे साथ क्या होना है। लोगों का गुस्सा बहुत हो गया, लोग उनको समझ चुके हैं कि ये बाहर हो गए हैं, तो इतना इजी नहीं है। अच्छा मैच होगा, लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा कि जी इंडिया के, हाँ हमारी सोच हो सकती है कि जी अफगानिस्तान को जीतना चाहिए, लेकिन अब भी इंडिया मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जीतने। तो मरीना सिचुएशन ये है कि इंडिया को एक दोनों मैचेस जीतने हैं, अच्छे रन रेट से जीतने हैं। अफगानिस्तान कोई भी एक मैच जीत गया तो उनका रन रेट इतना ज्यादा है, 3 से ऊपर का है कि फिर उनको उनकी क्वालिफिकेशन के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और वही बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगी इंजमाम भाई से। उन्होंने ये कहा कि इंडिया पे प्रेशर ख़त्म हो गया है। वो प्रोफेशनल टीम है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। इंडिविजुअली उन लोगों को पता है कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो नहीं डिलीवर कर पाए। वो इस अब जो 3 मैचेस उनको एक नए माइंडसेट से, बिल्कुल फ्रेश माइंडसेट से लेंगे। अफगानिस्तान पे थोड़ा ये होगा कि उनको इंडिया के से जीतना है, वो थोड़े अंडर प्रेशर होंगे। और इंडिया पे अगर देखें तो उनको ये इन तीनों मैचेस में से एक मैच तकरीबन 8 ओवर्स के मार्जिन से जीतना पड़ेगा। तो वो चीज़ उनके माइंड में ज़रूर होगी, लेकिन वो जिस तरह के प्रोफेशनल हैं, विराट कोहली की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, वो बहुत क्लियर हैं कि जो हो गया अगले 3 मैच हमने एज अ प्रोफेशनल टीम खेलना है। और सोहेल, अब इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि ईशान किशन से ओपन करवाया और क्रिकेट में बड़े थिन मार्जिन होता है। अगर ईशान किशन जो है स्कोर कर देता उस दिन 70-80, तो फिर इसका मतलब ये था कि वाह वाह हो रही होती कि जबरदस्त सिलेक्शन है, देखें आईपीएल से कितने अच्छे लड़के आ रहे, सारा माहौल ही बदल जाता। लेकिन वो फेल हो गए तो तनकीद हो रही थी उनके फैसले पे। अब कल क्या करेगा इंडिया? जिस तरह आज अगर पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर जाती ना, तो फिर मैं देखता है कितना ब्रेव डिसीजन होना था ये वाला। पहले बैटिंग करना। नहीं बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। बड़े बड़े थिन मार्जिन। वही ईशान किशन का शॉट भी उसने बड़ा अच्छा मारा था, वो फील्डर के 5 मीटर इधर उधर होता तो वो छक्का हो सकता है। वो आप वाली बात के सारे कहते हैं यार वाह वाह क्या ब्रेव डिसीजन, उसने आके स्टार्ट दे दिया। तो लेकिन देखें जब आप एज ए कैप्टन डिसीजन करते हैं, वो वर्क करें तो आप अच्छा कैप्टन बन जाते हैं। जब वो वर्क नहीं करते तो दैट मेक्स यू अ बैड कैप्टन। सो सिंपल इज दैट। अच्छा बाकी सॉरी करेक्ट इंडिया की जो आपने बात की, देखिए अभी भी ऑब्वियसली और स्पेशली मैच जहाँ पे हो रहा है, आप देखें अबू धाबी में हो रहा है, और आज जो पिच हमने देखी दैट रूल आउट स्पिनर्स। अगर इसी तरह का पिच कल होता है तो स्पिनर को आज भी हमने देखा कोई इतनी खास हेल्प नहीं मिली। ठीक है, बॉल बल्ले पे बड़ा अच्छा आ रहा था। अगर इसी तरह का पिच हुआ तो इंडिया डेफिनेटली विल बी फेवरेट। और जो रन रेट की हमने बात की, रन रेट मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कल वाले मैच में सोचेगा, क्योंकि उनको पता है उनके पास रन रेट को कवर अप करने के लिए स्कॉटलैंड की भी टीम है और नामीबिया की भी है। कल उनका फोकस होगा एक मैच जीतें। एक तो उनको कॉन्फिडेंस एज ए टीम आएगा, दूसरा वो दे विल बी बैक इन द टूर्नामेंट। तो कल का फोकस उनका मेरे ख्याल में होगा मैच। एक क्विक कमेंट, क्योंकि इमाद वसीम पे मैं समझता हूं कि जितनी उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए नहीं मिलती। आज भी 3 ओवर 13 रन, जबकि ये कह रहे हैं विकेट स्पिनर्स के लिए इतना मददगार नहीं था आज। नहीं देखें, वो तो हमेशा जो उसका स्टाइल ऑफ बॉलिंग है ना, वो इन पिचेस के लिए आइडियल लग रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन, जिस तरह की पिचें बन रही हैं, उसको हिट नहीं लग रही। मगर उसके जो शुरू के ओवर्स हैं उसके बाद वो तो एक्सेलेंट हो जाते हैं। बाद में क्या होगा दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो हमें बाबर को चाहिए कि उसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है उसको शुरू में उस नए बॉल से करा दे। सही। तो एक ब्रेक के बाद फिर जरा प्रेडिक्शंस भी लेते हैं जिस होने वाले हैं। हमारे पैनलिस्ट की क्या प्रेडिक्शंस अब तक रही हैं और अगले मैच के लिए क्या है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। कल 2 मैचेस होने हैं, तो पहले इंडिया अफगानिस्तान का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है उसकी प्रेडिक्शन ले लेते हैं। मरीना, इंडिया आपके ख्याल में इंडिया जीत जाएगा? सोहेल, इंडिया। सिख भाई, इंडिया। अफगानिस्तान। मुशी भाई, मैच कहाँ पे है? मैच अबू धाबी में ही है। अबू धाबी, अफगानिस्तान इंशाल्लाह। अफगानिस्तान। ये आप देख लेना, जो प्रेडिक्शंस वो बाबा जी करते हैं ना टीवी वाले, वो बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा मुश्ताक भाई, ये ससुराल के ड्राई फ्रूट खाना छोड़ो यार। आपके जाने के बाद ये देखें हमारे बजट बढ़ गए हैं, काजू का हलवा मिला हुआ है यहाँ पर। हम ससुराल का नहीं खा रहे। अच्छा जी, मैं वैसे दिल से जा रहा हूँ अफगानिस्तान जीते, बट माय माइंड से कि शायद इंडिया कल मैच जीत जाएगा, तो इंडिया लिख दीजिए मेरे नाम के आगे। अगले मैच में न्यूजीलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड कोई स्कॉटलैंड वाला है तो हाथ खड़ा कर दे। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इंडिया के निकलने से सारी स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी, लोगों का अरबों रुपए का पैसा फंसा हुआ है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कॉन्स्पिरेसी सबसे पहले परेशानी पैसों की होती है वैसे। नहीं, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मैं लेके आया हूँ। आप देखिएगा कल के मैच के बाद आप इंडिया की खेल बिल्कुल चेंज होते हुए मतलब वो टेक ऑफ करेंगे इंडिया। आप देखिए सीकू भाई ने हर चीज में तो कल न्यूजीलैंड, सीकू भाई न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड खुशी भाई न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड चले जी, कोई अपसेट के चांस नहीं है, न्यूजीलैंड कल जीतेगा, मेरी भी यही प्रेडिक्शन है। तो अब देखते हैं कि कल जब हम मिलेंगे 11 बजे रात को, तो अफगानिस्तान टूर्नामेंट में आगे पहुंच जाएगा यानी कि ऑलमोस्ट सेमीफाइनल के लिए, या फिर इंडिया इस टूर्नामेंट में कम बैक कर सकता है। ऑलरेडी उनका जो मीडिया है, इनको जो फैंस हैं, बहुत नाराज है टीम की कारकर्दगी से। तो कल बहुत क्रूशल मैच है। जश्न क्रिकेट में कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और कल नए मेहमान के साथ खेलेंगे 500 की दौड़। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।